हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, रे डायग्राम देखेंगे लेंस में एज वेल एज मिरर में, और बहुत कुछ पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं लाइट क्या है। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ें देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ें देख नहीं पाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फुटबॉल है। फुटबॉल के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तभी वो विजिबल होगा हमें, अदरवाइज वो फुटबॉल भी हमें विजिबल नहीं होगा। तो आप इसे समझ ही गए होंगे कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ें देख नहीं पाएंगे। अब देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है हमारे, उन्हें फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट के, जिसमें सबसे पहला है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जांपल है सन, बल्ब, टॉर्च एसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट के। इन दी अदर हैंड हमारे दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, टेबल, चेयर एसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हमारे काउंट होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के। यही दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने क्लासिफाइड किया है। अब नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए हमारे बुक्स में दो थ्योरी गिवन दे रखी है। सबसे पहली है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी हमें डिफाइन करती है जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं है। इसके अपोजिट में है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी हमें डिफाइन करती है जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। ये दो थ्योरी हमारे बुक्स में गिवन दे रखी है नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकरा के या बाउंस बैक करके वापस आ जाती है। उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेस विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ये डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर कि कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे अगर कोई सरफेस शाइनिंग होगा तो उसके ऊपर उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी के अपोजिट में अगर कोई सरफेस अनशाइनिंग होगा या अनपॉलिश्ड होगा तो उसके ऊपर लाइट उतनी कम रिफ्लेक्ट करेगी। अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जिससे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे वो लाइट रे होता है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होने से पहले जाके टकराती है लाइट रेस, उसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? एन इंसिडेंट रे इज अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ सरफेस बिफोर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो लाइट रे होता है जो किसी सरफेस से बाउंस बैक करके जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसे लिखेंगे कैसे? अ रिफ्लेक्टेड रे इज अ रे ऑफ लाइट दैट बाउंस ऑफ अ सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो लोकेशन होती है जहां पे हमारा इंसिडेंट रे जाके टकराती है, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द सरफेस वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। अब फोर्थ है हमारा नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन कुछ नहीं, बस एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होती है। अब इसे लिखेंगे कैसे? द नॉर्मल लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पांचवा है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एक एंगल होता है जो कि फॉर्म्ड होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में। अब इसे लिखेंगे कैसे? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सिक्स्थ है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक एंगल होता है जो कि फॉर्म्ड होता है नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। अब इसे लिखेंगे कैसे? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो हमने बेसिक चीज़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ ली है। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेस। मतलब जो हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे होता है वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमें स्मूथ सरफेस पे देखने को मिलता है, जिसमें बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज देखने को मिलती है। अब इसे लिखेंगे कैसे? रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसिंग क्लियर इमेज विद द पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज।
अब देखो दूसरा है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमें अनइवन सरफेस पे देखने को मिलता है या डिफ्यूज सरफेस पे देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, लाइट रेज आती हैं, टकराती हैं, लेकिन पैरेलल जाने के बजाय अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट हिट अ रफ सरफेस और अनइवन सरफेस स्कैटर द लाइट इन मेनी डायरेक्शंस। देखो हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने कॉमन वर्ड बहुत बार यूज करा है जो कि हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। एनीथिंग विच प्रोड्यूस द लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो अब देखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? रियल इमेज इज दैट इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप, पोर्ट्रेट हो गए, फोटोज हो गया। आपने मूवीज भी देखी होंगी, मूवीज के अंदर जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है ना, जो उनके इमेज हमें देखने को मिलता है, वो इमेज भी हमारी रियल इमेज के अंदर कंसीडर होती है। अब देखो रियल इमेज के बाद आता है हमारा दूसरा इमेज जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होते हैं जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इसे लिखेंगे कैसे? वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज विच कान बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब इसके एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप हो शीशे के सामने खड़े हो, कंघी कर रहे हो, फिर कोई भी चीजें कर रहे हो, तो आपको नॉर्मली दिख रहा है आपकी इमेज, तो वो जो इमेज आपको शो करती है ना, वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है जिसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? जो मिरर होता है ना, वो हमारी इमेज फ्लिप करके दिखाता है। कहने का मतलब, जैसे आप सोचो कि आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड में है। अब मिरर में देखोगे ना आप, तो राइट हैंड में दिखाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कॉम कर रहे हो, राइट हैंड से कर रहे हो, तो आपकी मिरर में ना वो लेफ्ट हैंड से कॉम करते हो आप दिखाओगे। तो यही होता है हमारा लैटरल इन्वर्जन। अब इसे लिखेंगे कैसे? व्हेन अ मिरर फ्लिप्स एन इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो दैट व्हाट इज लेफ्ट इज अपीयर ऑन द राइट साइड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। अगला है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्पेरिकल मिरर। अब ये समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टेक्स प्लेस होती है उसके बाहर के सरफेस पर होती है या बल्किंग आउट सरफेस पर होती है। अब इसे लिखेंगे क्या? अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस और बल्किंग आउट सरफेस। अब दूसरा होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, वो टेक्स प्लेस होती है उसके अंदर के साइड में, और बेंट इन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है। अब इसे लिखेंगे क्या? अ कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। अब एक ट्रिक बता देता हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को याद करने के लिए। एक शाइनिंग स्पून ले लो। अब स्पून लेने के बाद जो उसके अंदर का सरफेस होगा, इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब स्पून के जो बाहर का सरफेस होगा, इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करेंगे, होलो स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। अब देखो जैसे कि हमें पता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो दोनों होते हैं वो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने होलो स्फेरिकल मिरर लिया है उसके एक पार्ट को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। अब देखो जो स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर जो होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करा देंगे। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे, जिस भी पॉइंट को कॉनकेव मिरर को टच करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पोल। अब जो डिस्टेंस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखो जो सेंटर है और जो पोल है उसका जो मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं फोकस। अब यही था हमारा बेसिक टर्म्स जो कॉनकेव मिरर के अंदर आता है। अगला है हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें भी हम सेम करेंगे, कॉनकेव मिरर के जैसे एक होलो स्फेरिकल मिरर ले लेंगे, एक पार्ट को पॉलिश कर देंगे। अब जिस पार्ट को पॉलिश कर देंगे उससे हमें कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर होगा स्पेयर का उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे। अब जब ये लाइन पास करके हमारा कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी पॉइंट को टच करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, पोल दे देंगे। इसमें भी सेम होगा, जो पोल है और जो सेंटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। अब देखो इसमें भी सेम, जो सेंटर है और जो पोल है उसके बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। अब देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें सबसे पहला रूल है हमारा, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्लेक्ट करती है हमारे कॉनकेव मिरर से तो हमेशा पास थ्रू होगी हमारे फोकस से। अब हमारा दूसरा रूल ये कहता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होके हमारे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ये हमारा सेकेंड रूल बताता है। अब हमारा तीसरा रूल ये कहता है, अगर कोई भी रे हमारे फोकस के थ्रू पास होती है
और उसके बाद हमारे कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। हमारा फोर्थ रूल हमें ये बताता है अगर कोई भी रे पोल के थ्रू रिफ्लेक्ट करके जाती है तो जो एंगल आई होगा और जो एंगल आर होगा वो दोनों हमेशा ही हर केस में इक्वल होंगे। अब देखो अगला है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो ये देखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी जिससे हमारा इमेज फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हमें क्लियर हो जाए। देखो उसमें सबसे पहला हमारा जो भी इमेज हमारी पॉलीसाइड बनेगी ना, वो हमेशा हमारी वर्चुअल इमेज निकलेगी। अब इसी के अपोजिट जो भी इमेज हमारी अनपॉलीसाइड बनेगी वो हमेशा हमारी रियल इमेज रहेगी। अब देखो दूसरा है हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे हमें हमेशा दो रेस लेनी है। अब देखो तीसरा है हमारा ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड है हमारे जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा। अब केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे है, तो वहीं से हमारी दो रेज जाएगी। अब देखो जो दोनों रेज है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो इसलिए दोनों रेज हमारी फोकस पे कट करेगी। और देखोगे आप जो हमारी दोनों रेज है फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए हमारी फोकस पे ही हमारी इमेज बनेगी। अब देखो इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, और जो इसका इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। अब देखो इसका नेचर रियल क्यों है, क्योंकि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था जो भी इमेज हमारी अनपॉलिसाइड बनती है वो हमेशा हमारी रियल होती है। अब देखते हैं केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द सेंटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो रखा है सेंटर के पीछे। अब देखो यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वो फोकस के थ्रू जाएगी। जो दूसरी रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गई है, तो इसलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो भी कोई लाइन जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। अब आप देखोगे जो हमारी दोनों लाइज हो रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है सी और एफ के बीच में, इसलिए जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। अब देखो जो इसका नेचर होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और जो इसकी साइज होगा वो होगा स्मॉल। अब देखो तीसरा केस हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पे प्लेस है। अब इससे भी हमारी दो रेज आएगी। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वो फोकस के थ्रू चली जाएगी। और जो दूसरी रेज है हमारी फोकस के थ्रू गई है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब आप देखोगे जो दो रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो ठीक सेंटर के नीचे कर रही है, तो इसलिए जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो ठीक सेंटर के नीचे होगी। अब देखो जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो इसका साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर और फोकस के बीच में है, इससे भी हमारी दो रेज जाएगी। सबसे पहले रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। जो दूसरी रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए फोकस के थ्रू जाएगी। अब आप देखोगे जो तुम्हारी रेज है ना वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे मीट कर रही है, इससे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। अब जो इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और जो इसका साइज होगा एनलार्ज्ड होगा। अब देखते हैं फिफ्थ केस। अब फिफ्थ केस में जो ना ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस पे प्लेस्ड हो रखा है। यहाँ पे भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी, इसलिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब जो दूसरी रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वो फोकस के थ्रू चली जाएगी। अब आप देखोगे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों वो आपस में पैरेलल है, इसलिए हम मानेंगे कि दो रेज इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। अब जो इनका नेचर होगा रियल होगा, और जो इनका साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड होगा। अब लेते हैं सिक्स्थ केस। अब सिक्स्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड है। यहाँ पे भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब जो दूसरी रेज है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमारी फोकस के थ्रू चली जाएगी। अब आप देखोगे ये दो रेज आपस में पैरेलल नहीं है, तो इन्फिनिटी पे तो मीट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम अज्यूम करेंगे दो रेज हमारी पॉली साइड में जाके मीट करेंगी, इसलिए जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा वो पॉली साइड में होगा। अब जिनका नेचर होगा वर्चुअल और रिलेक्ट होगा, और जो इनका साइज होगा वो एनलार्ज्ड होगा। अगला है हमारा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला रूल है हमारा अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल होती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कॉन्वेक्स मिरर पर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसमें एक्चुअली मीट तो करती नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि फोकस पर वो मीट कर रही है। अब देखो हमारा सेकंड रूल बताता है अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कॉन्वेक्स मिरर पर। अब देखो एक्चुअली मीट तो करती नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मीट करती है। अब देखो तीसरा रूल हमारा कहता है अगर कोई भी लाइट रे हमारे फोकस की तरफ जाती है तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर टकरा के हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब इसमें भी एक्चुअली मीट करती तो नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि फोकस पर मीट कर रही है। अब देखो हमारा फोर्थ रूल कहता है अगर कोई भी लाइट रे हमारे पोल से जाकर टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब जो एंगल आई होता है जो एंगल आर होता है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो अगला है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें सबसे पहला केस है जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी प्लेस हो रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में।
यहाँ पर भी हम दो रेज लेंगे। जो सबसे पहले रेज है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर के रहते हुए वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब जो भाई दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा तो रही है, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर के रहते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट कर रही है। अब देखो जो ए डैश पॉइंट है यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इसीलिए जो हमारे ये जो इमेज है इसका नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट, और जो इसकी साइज होता है वो डिमिनिश्ड होता है। अब देखो जो दूसरा केस है हमारा, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब देखो जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से हमारे पास दो रेज आएंगी। अब जो दोनों रेज हो गई कॉन्वेक्स मिरर के रहते हुए डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये दोनों रेज हमारे फोकस पे जाके मीट कर रही है, तो इसलिए जो इसका नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जो इसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा इमेज का। अब देखो अगला है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला रिलेशनशिप शो करता है बीच में इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, और जो फोकल लेंथ होता है स्फेरिकल मिरर का, इन सब के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? द मिरर फॉर्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। या कहें तो इसे ये भी कहते हैं 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, या कहें तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जहाँ पे वी होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, अब यू होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ होता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब देखो हमने मिरर फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन जो मिरर फॉर्मूला में वी और यू है, अब हमें पता करना पड़ेगा किस समय पॉजिटिव होता है और किस समय नेगेटिव होता है। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब इसका पहला रूल बोलता है जो भी डिस्टेंस होती है हमेशा सेम डायरेक्शन में मेजर होती है इंसिडेंट लाइट के, और जो भी उसकी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। अब दूसरा रूल बोलता है जो भी डिस्टेंस मेजर होती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है। अब देखो तीसरा रूल हमारा बोलता है जो भी डिस्टेंस अपवर्ड और परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अब देखो हमारा चौथा रूल बताता है जो भी डिस्टेंस हमारी डाउनवर्ड होती है और परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो हमेशा नेगेटिव होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब देखो कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसे ही सेम हमारे कॉनकेव मिरर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा देख लेते हैं इमेज डिस्टेंस जो कि वी होता है। अब देखो कॉनकेव मिरर में अगर देखें रियल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो नेगेटिव होगा। अब इसी तरह हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें हर केस में क्या बनता है, हमारा पॉजिटिव होता है। अब तीसरा हमारा फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ होता है हमारा कॉनकेव मिरर का वो हमेशा नेगेटिव होता है, अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव बनता है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो दोनों में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पांचवा देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज के 4 कंडीशन है, इनमें से जो भी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है। सबसे पहला है अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रही है तो नेगेटिव होगा। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो उसका जो हाइट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो जो उसकी हाइट होगी हमेशा नेगेटिव होगी। अब देखो अगला टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो लाइट रेज होती है हमारी एक मीडियम से निकल के जब दूसरे मीडियम में जाती है ना तो हमेशा बेंड हो जाती है। अब इसे लिखेंगे कैसे? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमेशा अकर होता है ना वो जो दोनों मीडियम होता है ना उसके बाउंड्रीज पर हमेशा देखने को मिलता है हमें। अब देखो अगला है हमारा टॉपिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारी लाइट की स्पीड एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जाती है ना तो जो लाइट की स्पीड होती है दोनों मीडियम में अलग अलग होती है, इसी कारण हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन द गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखो जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा निकलती है ना उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। अब इसे लिखेंगे कैसे? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर नोन एज रेयर मीडियम। इसका एग्जाम्पल है वाटर। जब मैं वाटर को कंपेयर करता हूँ ग्लास से ना तो वाटर हमारा रेयर मीडियम निकलता है एज कम्पेयर टू ग्लास। अब देखो जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है ना उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब इसे लिखेंगे कैसे? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस नोन एज डेंसर मीडियम। अब इसका एग्जाम्पल है ग्लास। जब मैं ग्लास को कंपेयर करता हूँ वाटर से ना तो जो मेरा ग्लास होता है ना हमेशा डेंसर मीडियम निकलता है। अब देखो हमने ना रेयर मीडियम पढ़ लिया, डेंसर मीडियम पढ़ लिया। अब इसी से हमारे क्वेश्चन उठता है जो लाइट रेज होती है ना वो बेंड किधर होती है। अब इसके लिए हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहला केस है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और दूसरा केस है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम।
सबसे पहला केस देखते हैं रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती है ना, वो हमारे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो बेंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल। अब दूसरा केस है हमारा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड अवे हो जाती है नॉर्मल से। अब इसे लिखेंगे क्या, व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगला है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके हमारे पास दो लॉ हैं। सबसे पहला लॉ हमें कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे हैं, ये तीनों एक प्लेस पर लाई करते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेस। देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ये बताता है जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो हमारा एंगल आई दे रखा है 48.6 और एंगल आर दे रखा है 30। अगर इन दोनों का रेशियो मैं निकालता हूँ तो मेरा 1.5 आएगा। अब दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने एंगल आई ले रखा है 37 और एंगल आर ले रखा है हमने 24, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालता तो 1.5 आएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें यही बताता है कि अगर आपके दोनों मीडियम सेम हो और एंगल अगर आपका कुछ भी हो, तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो हमेशा सेम आएगा। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है लाइट ऑफ स्पीड का दो मीडियम में। अब इसे लिखेंगे कैसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इंटू टू मीडियम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इंटू मीडियम 1 अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इंटू मीडियम सेकेंड इज इक्वल टू एन। अब एन क्या है, एन बेसिकली मेरा रेशियो होता है। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंथ, जिसमें सबसे पहला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली ऐसा लेंस होता है जिसमें उसकी एजेस जो होती है काफ़ी पतली होती है, लेकिन जब उसका सेंटर हम देखते हैं तो काफ़ी मोटा होता है। अब इसे लिखेंगे कैसे, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर बट थिनर एट एजेस। अब अगला लेंस है हमारा कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है ना, उसके सेंटर काफ़ी पतला होता है, लेकिन जो उसके एजेस देखते हैं हम तो काफ़ी मोटा होता है। ये अपोजिट होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब इसे लिखेंगे कैसे, अ कॉन्केव लेंस इज थिक इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके सेंटर होता है एक, और इसके पास दो फोकस होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्केव लेंस। अब देखो जो कॉन्केव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह सेम, इसमें एक सेंटर और दो फोकस होते हैं। अब देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें सबसे पहला रूल है हमारा, अगर कोई भी रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारे फोकस के थ्रू ही जाएगी। अब हमारा सेकेंड रूल बताता है, अगर कोई भी लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। हमारा थर्ड रूल हमें बताता है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें सबसे पहला केस है हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में प्लेस है तो यहाँ पे भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए हमारे फोकस के थ्रू चली जाएगी, और जो दूसरी रेज है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। अब जैसे कि आपको पता है हमारा इमेज तभी फॉर्म होती है जब दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे तो अभी इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेज को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब आप देखोगे जैसे हमने एक्सटेंड करा तो ई डैश पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे दो रेज आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी इसी पॉइंट पर होगी। तो अब जो हमारे इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और जो हमारा साइज होगा इमेज का वो होगा मैग्नीफाइड। अब देखते हैं सेकेंड केस। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट वो प्लेस हो रखा है एफ और 2f के बीच में, तो यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए हमारे फोकस के थ्रू चली जाएगी। दूसरी रेज हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू चली जाएगी। अब आप देखोगे जो हमारी दोनों रेज है वो दोनों मीट कर रही है हमारे ए डैश पॉइंट पे, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन ए डैश पॉइंट पे होगा। तो इसीलिए जो हमारी इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और जो साइज होगा हमारी इमेज का वो होगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं थर्ड केस। अब थर्ड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली प्लेस हो रखा है 2f पॉइंट पर, तो यहाँ से भी हम दो रेज ले लेंगे। सबसे पहली रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमारे फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। जो दूसरी रे है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अब आप देखोगे ये जो दोनों रेज है हमारी 2f पॉइंट पर मीट कर रही है, इसलिए हमारी इमेज का फॉर्मेशन 2f पॉइंट पर होगा। अब आप देखोगे जो हमारा इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, हमारा जो साइज होगा इमेज का
वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमारा साइज होगा ऑब्जेक्ट का। अब देखते हैं फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस हो रखा है बियॉन्ड 2f। तो यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमारे फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। जो दूसरी रे है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब आप देखोगे जो दोनों रेज हमारे मीट कर रही f और 2f पॉइंट के बीच में, तो यहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब जो हमारे इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। हमारा जो साइज होगा इमेज का वो होगा डिमिनिश्ड, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटी हमारी इमेज बनेगी। अब देखते हैं फिफ्थ केस। अब फिफ्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस हो रखा है एफ पर। तो यहाँ पर भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। अब जो दूसरी रे है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी वो। अब आप देखोगे ये जो दो रेज है ना हमारे आपस में दोनों पैरेलल है, इसलिए ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगी इन्फिनिटी पे, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी इन्फिनिटी पे होगी। तो अब जो हमारे इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और जो हमारा इमेज का साइज होगा वो होगा हाईली एनलार्ज्ड। अब है सिक्स्थ केस। अब सिक्स्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट वो प्लेस हो रखा है इन्फिनिटी पे। यहाँ से हम दोनों पैरेलल ले देंगे। सबसे पहली रे हमारे लेंस के थ्रू जाएगी, दूसरी रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी। अब आप देखोगे जो दोनों रेस आपस में मीट कर रही हैं हमारे फोकस के ठीक नीचे, तो इसलिए जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस के ठीक नीचे होगा। अब हमारे जो इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, जो हमारे इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब हमारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस, जिसमें सबसे पहला रूल हमारा कहता है अगर कोई भी लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि वो हमारे फोकस पर मीट कर रही है। दूसरा रूल है हमारा अगर कोई भी लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। अब है थर्ड रूल। हमारा थर्ड रूल कहता है अगर कोई भी लाइट रे हमारे फोकस की तरफ जा रही होती है, लेकिन जैसे हमारे कॉनकेव मिरर पर टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चली जाती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमारे फोकस पर जाके मीट कर रही है। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, जिसमें सबसे पहला केस है हमारा अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमारे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि हमारे फोकस पर आके मीट कर रही है। ऐसे ही सेकेंड वाला भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि फोकस पर मीट कर रही है। तो अब आप देखोगे जो दोनों रेज है ये फोकस पर मीट कर रही है, तो इसलिए जो हमारा इमेज होगा फोकस पर बनेगा। तो अब जो हमारे इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जो साइज होगा डिमिनिश्ड होगा। अब देखते हैं सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो रखा है फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे कॉनकेव लेंस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि फोकस पर हमारा के मीट कर रही है। अब जो सेकेंड रे है, सेकेंड रे हमारे सेंटर से पास होकर जा रही है, तो सेंटर से ही पास होकर चली जाएगी। अब आप देखोगे जो दोनों रेज है हमारे ए डैश पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इसलिए जो हमारी इमेज बनेगी ए डैश पॉइंट पर बनेगी। अब जो हमारे इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जो हमारा साइज होगा इमेज का वो होगा वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस में देखें तो नेगेटिव होता है, कॉनकेव में देखें उसमें भी नेगेटिव होता है। दूसरा इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस अगर कॉन्वेक्स में देखते हैं तो इसमें दो केस आते हैं। सबसे पहला रियल इमेज, अगर रियल इमेज देखे तो वो पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज देखे तो नेगेटिव होता है। अब कॉनकेव में बात करें तो इसमें दोनों ही केस में पॉजिटिव होता है। अब तीसरा है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में देखे तो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव में देखे तो इसी का अपोजिट नेगेटिव होता है। चौथा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो कॉन्वेक्स में देखो चाहे कॉनकेव में देखो, दोनों में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। अब फिफ्थ है हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज देखें तो हमारे पास चार कंडीशन है, इन चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। सबसे पहला है अगर इमेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव है, वहीं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो नेगेटिव है। अगर हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो हमारी हाइट पॉजिटिव होगी। इसी का अपोजिट अगर हमारा रियल और इन्वर्टेड है तो हमारी जो हाइट होगी नेगेटिव होगी। अब देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला बेसिकली रिलेशनशिप शो करता है इमेज डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, और हमारा जो फोकल लेंथ है उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? द लेंस फार्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, या कहे तो 1 v माइनस 1 u इज इक्वल टू 1 f।
अब यहाँ पे जो v है वो हमारा डिस्टेंस होता है इमेज का, जो u होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो f होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें सबसे पहला यूजेस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सीसीटीवी कैमरा, दूसरा है हमारा रियर वे मिरर, तीसरा है हमारा साइड वे मिरर जो व्हीकल्स की होते हैं, और चौथा है हमारा रोड सेफ्टी मिरर। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का सबसे पहला यूज होता है सेविंग मिरर, दूसरा होता है फ्लैश लाइट। अब देखो फ्लैश लाइट का जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तीसरा है हमारा हेडलाइट ऑफ व्हीकल। अब जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है उसमें हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है। फोर्थ है हमारा माइक्रोस्कोप। अब देखो माइक्रोस्कोप का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब देखो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।